मेरा नाम दीवा है। डिजिटल दीवा के इस चैनल मिडिल टू रिच क्लास और जर्नी ओवरटेकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ। बिटकॉइन अधिकतर लोगों के लिए एक रहस्य है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही आसानी से समझ आने वाले शब्दों में इस बिटकॉइन पर से पर्दा उठाने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि बिटकॉइन इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है, ये कब तक चलेगा, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एटलीस्ट मैं वो एक कारण जरूर बताऊंगी कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो में मैं आपको प्रूफ करूंगी कि एफडी में रखे गए पैसे को डबल होने में 72 ईयर्स लगते हैं। जी हाँ, 72 लॉन्ग ईयर्स। फिलहाल या किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए मैं दो सिंपल सी कहानी से इसकी शुरुआत करूंगी। पहली कहानी मेरे छोटे से शहर की है, जहां बहुत सालों पहले कंपनी खुली थी। कंपनी के ऑफिस में फ्रंट साइड और अपोजिट साइड दो विंडोज बने हुए थे। पूरे शहर में ये प्रचार किया गया कि आप एक विंडो पर आकर किसी भी सामान की बुकिंग करवाएं, जिसके लिए आपको उस सामान की कीमत का केवल 10% पे करना है और 30 दिन बाद आकर बिना कुछ पे किए आप अपना बुक किया हुआ सामान ले जा सकते हैं। यानी केवल 10% पेमेंट करके 30 दिन बाद सामान आपका। पहले लोगों ने मजाक उड़ाया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस कंपनी से पूछा, आप ये कैसे करोगे, ये बाकी के 90% आप कहाँ से लाओगे, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। कंपनी ने जवाब दिया, आप आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करी और छोटे छोटे चीजों के लिए, जैसे घड़ी, साइकिल, सिलाई मशीन के लिए 10% पैसे जमा कराए और सबको कहा कि देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा ही तो रिस्क है। 30 दिन बाद जब वो कंपनी में गए तो उनको बोला गया, आप दूसरे विंडो पर जाके सामान ले लो। उन सभी लोगों को उनके बुक किए हुए सामान की डिलीवरी मिलने लगी। धीरे धीरे ये बात शहर के बाकी लोगों को पता लगी। कई और लोगों ने भी ट्राई किया, उन्हें भी सफलता मिली। ऐसे लोगों को हम मध्यम मार्गी कह सकते हैं। इन टाइप के लोगों को याद रखें, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। फिर ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। कंपनी के पहले विंडो के आगे लोगों की लंबी लाइन लग गई, अलग अलग सामानों की बुकिंग कराने के लिए। लोगों ने मोटरसाइकिल, कार की भी बुकिंग कराई। 10% पैसे देकर इंतजार करने लगे कि उनके सपने कब सच होंगे। हमें तो ये भी सुनने को आया कि लोगों ने अपने घर और ज्वेलरी तक गिरवी रख के पैसे लगा दिए। पर आप ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। एक दिन उस कंपनी के दोनों विंडोज बंद मिले और फिर कभी खुले ही नहीं, क्योंकि कोई आया ही नहीं कंपनी के वो ऑफिस खोलने। बहुत हंगामा किया लोगों ने, केस भी दर्ज हुए, बट लोग फाइनली अपनी किस्मत को कोस कर धीरे धीरे भूल गए। पहले दिन से पता था कि ये कंपनी ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी। कंपनी के उस कमरे में दोनों विंडोज के बीच आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि 10% पैसे की वैल्यू 30 दिन में बढ़ के 90% ऐड हो जा रही थी। अगर हम किसी कंपनी जैसे टाटा या रिलायंस के शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इन कंपनियों के बहुत मजबूत बिजनेसेस हैं, जहां लोगों को उम्मीद होती है कि ये कंपनीज प्रॉफिट कमाएगी, जिसका एक हिस्सा जो शेयर्स में पैसे लगा रहे हैं उनको किसी ना किसी तरह मिलेगा। इस उम्मीद के कारण ज्यादा लोग पैसे लगाने को तैयार होते हैं, जिससे डिमांड ज्यादा होती है और उनके शेयर लॉन्ग टर्म में बढ़ते रहते हैं। पर मेरी छोटे से शहर की इस खुली कंपनी के दोनों दरवाजों के बीच ऐसा क्या हो रहा था जिससे पैसे की वैल्यू बढ़ती। जवाब था, उस पैसे में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही थी, वहां केवल मनी सर्कुलेशन की जा रही थी। जब 10-20 लोगों ने सामानों के लिए पैसे दिए तो कंपनी के मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से लोगों को 90% दे दिया। जब और लोग आने लगे तो उनके ही 10% पैसों से दूसरों के 90% दिए गए, क्योंकि ज्यादा लोग पहले विंडो पर आ रहे थे और 30 दिनों का गैप भी था, तो दूसरे विंडो पर लेने वाले हमेशा कंपैरिजन में कम लोग होते थे। वैसे ही एक कंपनी सर्वे करने के लिए मेंबर्स बनाने को कहती थी और लोगों को सर्वे करने के लिए पैसे देती थी। यहाँ भी केवल मनी सर्कुलेशन था। ज्यादा लोगों से पैसे लेकर कुछ को देते रहो, फिर समय आने पर सारा कुछ लेकर रफू चक्कर हो जाओ। पहले दिन से लोगों को पता था कि ऐसा संभव नहीं है, फिर भी लालच और दूसरों की देखा देखी लोगों ने अपने फॉर्च्यून और अपने कमाए हुए पैसे को उस अविश्वसनीय वाले दिखने वाले बिजनेस में लगाया और अपना नुकसान कराया। बिटकॉइन को देखें तो 2008 में एक जापानीज प्रोफेसर सतोशी नाकामियो ने एक कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया।
अगर हम बच्चों की भाषा में से समझे तो उसने बताया कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी की तरह होगी जो बाउंड्रीलेस होगी, यानी किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा, ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही लॉन्च किए जाएंगे, यानी केवल 21 लाख बिटकॉइन ही इसकी पूरी लाइफ लाइन में लॉन्च किया जाएगा। इससे इसकी लिमिटेड सप्लाई होगी, तो डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम में सप्लाई हमेशा कम होगी और शायद इसकी डिमांड इस कारण हमेशा बढ़ती रहेगी। तीसरा सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, यानी मेरे पहले एग्जाम्पल में दोनों विंडोज के बीच क्या हो रहा था जिससे वैल्यू 10% से बढ़ के 90% हो जाएगी। बिल्कुल, अगर ले पर्सन लैंग्वेज में समझे तो बिटकॉइन के केस में वैल्यू बढ़ाने के लिए गणित के सवाल सॉल्व किए जाना चाहिए। अब आप भी सोच के बताएं कि मैथ के सवाल हल करने से इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। यहाँ सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जिसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में जो भी दिए गए सवाल को हल कर देता है उसे एक नया बिटकॉइन दिया जाता है। इस प्रोसेस को ही बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। याद रखें, बिटकॉइन लिमिटेड है, अब केवल कुछ ही बाकी रह गए हैं, कुछ लैक्स ही बाकी रह गए हैं। इसकी विश्वसनीयता बनी रहे इसके लिए प्रॉपर तरीके से इसका हिसाब रखा जाता है कि बिटकॉइन कब और किसके पास गया, यानी किसने किसको बेचा, किसने खरीदा, इन सब का सिलसिलेवार ढंग से एंट्री रखी जाती है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। लेकिन आपके और मेरे मन में ये सवाल अभी भी है कि मैथ के सवाल हल करने से और इसके प्रॉपर हिसाब रखने तो ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। कई न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस में आपको इसके बारे में पढ़ने और देखने को मिलेगा जिसमें इसकी अविश्वसनीय ग्रोथ के बारे में बताया गया है। अब बिटकॉइन जैसे बिजनेसेस में पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ती रहती है, इसके लिए आपको एक दूसरी कहानी मुझे बतानी पड़ेगी। आप एक स्टेडियम की कल्पना करें जिसमें कुछ लोग एक गेम खेल रहे हैं और कुछ 100 लोग स्टेडियम में बैठकर इस गेम को देख रहे हैं। इस गेम में किसी ऑर्गेनाइजर ने WWE कार्ड्स, जो आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, वैसे टाइप के कुछ यूनिक कार्ड्स रखे गए हैं जिसमें यूनिक कोड्स डाले हुए हैं। गेम में खिलाड़ियों को पजल सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। जिसने भी उस कॉम्प्लेक्स पजल्स को सॉल्व किया उसको एक कार्ड दिया जाता है। जिसने इस कार्ड को जीता है उसके लिए ये एक स्टेटस सिंबल है, बट गेम के रूल के हिसाब से कार्ड्स दूसरों को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। कार्ड्स के ओनर की एक रेपुटेशन बनती है कि उसके पास कितने कार्ड्स हैं। अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों ने एक दूसरे से कार्ड खरीदना शुरू कर दिया। किसी ने 10 रुपीज ऑफर किए, जिसने खरीदा उसे किसी और ने 15 रुपीज ऑफर कर दिए। तीसरे ने देखा कि जिसने 10 रुपीज लगाए थे उसे 50% का फायदा हो गया। उसने सोचा चलो मैं 20 में खरीद लेता हूँ और 30 में बेच दूंगा ताकि मैं 10 रुपीज कमा सका। करते करते कार्ड्स की वैल्यू बढ़ने लगी क्योंकि सबको पता था कि कार्ड्स लिमिटेड है। थोड़े टाइम बाद प्लेयर्स को ट्रांसफर करके पैसे कमाते हुए लोगों ने देखा। स्टेडियम के अंदर कुछ शॉप्स बने हुए थे। उनके मालिकों ने सामान के बदले कार्ड्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और यही सोचा कि कार्ड्स के दाम जब बढ़ जाएंगे तो वो ज्यादा दाम में बेच के कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। ऐसा करते करते कार्ड्स के दाम और बढ़ गए। थोड़े थोड़े नए कार्ड्स भी आ रहे थे क्योंकि नए रेगुलर इंटरवल पे नए कार्ड्स खिलाड़ियों को दिए जा रहे थे। पजल्स को सॉल्व करने के लिए खिलाड़ियों ने बाहर से कुछ लोगों को सैलरी देकर रखना शुरू कर दिया और पजल सबसे जल्दी सॉल्व हो इसके लिए कंप्यूटर्स भी लगाए। हाँ, एक बात जरूर है कि इन कार्ड्स की प्रॉपर एंट्रीज की जा रही थी कि किसने कार्ड्स किसको बेचा, कितने में बेचा और किसने खरीदा। ये सारी एंट्रीज एक के ऊपर एक ब्लॉक जिसे सजाते हैं वैसे रखी जा रही थी ताकि पूरी हिस्ट्री मौजूद रहे। कार्ड के दाम बढ़ते ही जा रहे थे। शहर के कुछ अमीर लोगों तक ये बात पहुंची कि इस गेम के कार्ड्स को खरीदने में लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। कई अमीर लोगों को ये बहुत फायदे का सौदा लगा और उन्होंने भी कार्ड्स खरीदना शुरू कर दिया। अब इस गेम को एक बहुत बड़े स्टेडियम में शिफ्ट किया गया जहां शहर के आम जनता को भी इनवाइट किया गया एक गेम को देखने के लिए, क्योंकि जो अमीर लोग बाहर से देख रहे थे वो उस गेम का हिस्सा हो गए थे। वो सभी लोग आपस में इन कार्ड को खरीद रहे थे जिससे इसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही थी। जैसे ए ने बी से खरीदा, ए ने सी को बेचा, सी ने प्रॉफिट कमाकर एक्स को बेचा, एक्स से फिर से बी ने खरीद लिया और ऐसे ही आपस में एक दूसरे से खरीद रहे थे और बेच रहे थे।
कार्स की कीमत इतनी बढ़ गई कि अब एक इन्वेस्टर की कैपेसिटी में नहीं था इन्हें खरीदना। सो इसकी हिस्सों की बोली लगने लगी। यानी अगर किसी कार की कीमत 5000 हो गई है और किसी के पास 500 रुपीज ही है, तो वो एक कार के 10वें हिस्से का मालिक होगा। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखने वाली बात है कि इन सब ट्रांजैक्शंस को बहुत ही सलीके से एक के ऊपर एक स्टोर किया जा रहा था। ये कार्ड्स अब करेंसी के तौर पर मान्य होते जा रहे थे। अब कोई भी इन कार्ड्स का उपयोग सामानों को खरीदने के लिए भी कर सकता था। लेकिन एक बात जरूर ध्यान की है कि अगर किसी को ये कार्ड्स खरीदने हैं तो उसे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए करेंसी यानी रुपीस या डॉलर्स में ही खरीदना होता है। अमीर लोग जो वहां अपने पैसे लगाकर कार्ड्स को खरीद रहे थे, वो एक उम्मीद के भरोसे पे काम कर रहे थे कि जब ये बात पूरे शहर में फैलेगी तो आम लोग यानी मिडिल क्लास के लोग भी आएंगे पैसा कमाने और इन कार्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। उस समय ये अमीर लोग धीरे धीरे अपने कार्ड्स को फायदे से बेच देंगे और प्रॉफिट कमाकर बाहर हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। शहर के मिडिल क्लास जनता जो जब पता चला कि इसमें बहुत फायदा हो रहा है, तो उन्होंने भी इसमें हाथ आजमाने की कोशिश करी। उन्हें कहा गया, कोई बात नहीं, आप छोटे सामान से शुरू करो। अरे केवल 100 रुपीज से शुरू करो। अगर फायदा होता है तो आगे करना, नहीं तो कोई बात नहीं, 100 रुपीज ही तो है। लोगों ने 100 रुपीज लगाए और उनके 100 बढ़कर 200 और 400 में हो गए। उन्हें लगा ये तो चमत्कार है। ऐसे में कुछ मध्य मार्गी लोग और आए, उन्हें भी फायदा मिला। फिर तो आम आदमियों की बाढ़ आ गई। हर कोई इसे खरीदना चाहता था। ऐसे में वो सारे अमीर लोग जिनके पास ये कार्ड्स थे, वो आम जनता को ये कार्ड्स धीरे धीरे करके बेचने लगे और अपने पैसों को सरकार की करेंसी में करने लगे। जब अमीर लोगों ने पैसा लगाना बंद कर दिया, यानी जब असली खिलाड़ी इस गेम से प्रॉफिट कमाकर बाहर हो गए, तो इसमें डिमांड में भारी गैप आने लगा। यानी कार्स की कीमतें जो आर्टिफिशियली अमीर लोगों द्वारा बढ़ाई गई थी, वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। आम जनता जिसने अपना पूरा भविष्य दांव पे लगाया था, वो पैनिक करने लगे और जो भी कीमत मिल रही थी उसमें अपने कार्ड्स को बेचने लगे। डिमांड और सप्लाई में भारी गैप आ गया, कीमतें नीचे गिरते गई और फिर वही हुआ जो हमेशा से आम आदमी के साथ होता आया है। आप इस काल्पनिक कहानी में उन कार्ड्स को बिटकॉइन कह सकते हैं, उस बड़े से स्टेडियम को इंटरनेट, ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को ब्लॉकचेन, उन अमीर लोगों को इनिशियल इन्वेस्टर समझ सकते हैं, उन पजल्स को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो बिटकॉइन अर्न करने के लिए दिए जाते हैं समझ सकते हैं, और आपको बिटकॉइन की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जैसे मेरे पहले एग्जाम्पल में उन दो खिड़कियों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे पैसों की कीमत बढ़े, वैसे ही बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे पैसों की कीमत में बढ़ोतरी हो। ये केवल पैसों का सर्कुलेशन का गेम है और बेसब्री से ये केवल इंतजार हो रहा है कि कब आम आदमी इन्वेस्ट करे और अमीर अपने प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले। इसके लिए जितने भी मध्यम से मिडिल क्लास के लोगों तक पहुंचा जा सकता है, उन सब का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि मिडिल क्लास जो किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में होते हैं, उनको कई तरह से सफलता की कहानियां दिखाकर लालच दिया जाएगा। और शायद हमें ये भी देखने को मिले कि लोग अपने जमीन, घर, ज्वेलरी गिरवी रखकर बिटकॉइन या किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने को तैयार हैं। तब खिलाड़ी अपने प्रॉफिट कमाकर इसी बीच में बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अफसोस, जब ऐसा होगा तो ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम होगा। मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन नहीं हो रही है और जो हो रहा है वो केवल एक दिखावा है। बट इन सब के बावजूद एक कारण जरूर है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो है कि अगर आप एक मध्य मार्गी हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको इन सारे लोगों को याद रखना है। मध्य मार्गी लोग बहती गंगा में हाथ धोने में एक्सपर्ट होते हैं। ये ना शुरुआत में आते हैं ना आखिर तक रुकते हैं। ये अच्छा प्रॉफिट कमाकर निकल लेते हैं। इनकी सिक्स सेंस अच्छी होती है और ये किसी भी स्कीम का जब दिवालिया निकलने वाला होता है तो इसका अंदाजा उन्हें हो जाता है। अगर आपके पास ऐसी सिक्स सेंस है और तो आप इस बहती गंगा में डुबकी लगा लें, लेकिन समय रहते निकल ले, वरना डूबना तय है।
अपने सिक्स सेंस पे भरोसा है देन गो अहेड, बट उतना ही पैसा लगाए जितना डूबने पर आपको ज़्यादा अफसोस ना हो, और समय रहते इसमें प्रॉफिट कमाकर निकल ले। इसमें आपकी कैलकुलेशन, इंट्यूशन, लक, इन सब का बहुत बड़ा रोल होगा, और जहाँ भी इंट्यूशन और लक का बहुत बड़ा रोल होता है उसे स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग कहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं। इस वीडियो में इतना ही। हम आपके मिडिल क्लास से रिच क्लास की जर्नी को सफल बनाने के लिए आपका साथ देते रहेंगे। हमारी आने वाली सारी वीडियोस को देखते रहें। प्लीज ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में मैं आपको प्रूव करूंगी कि हमारे प्यारे बैंक फिक्स डिपॉजिट्स यानी एफडीज में पैसे को डबल होने में 72 ईयर्स लगते हैं। थैंक यू वेरी मच।